Hello dear friends, you're most welcome at Study with PN Sharma. डियर फ्रेंड्स, आज हम 28 मई 2020 दैनिक जागरण का डिस्कशन करेंगे। तो आज के दिन दैनिक जागरण में कौन कौन सी न्यूज है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना के केसेस कितने हुए हैं। तो अगर पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 57 लाख केसेज हैं पूरे वर्ल्ड में। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 17 लाख, सेकंड नंबर पर है ब्राज़ील 3,94,000 के साथ। इंडिया 1,52,000 केसेज इंडिया में दर्ज किए गए हैं। उसमें अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर दिल्ली में 15,000 केसेज हो गए हैं। अगर राज्यों की बात करें पूरे इंडिया में तो राज्यों में सबसे नंबर 1 है महाराष्ट्र 56,000 केसेज के साथ नंबर 1 पर बना हुआ है। सेकंड पर तमिलनाडु 18,000 केसेज के साथ एंड गुजरात अब 4th नंबर पर हो गया है क्योंकि दिल्ली 3rd नंबर पर आ गया है। गुजरात में केसेज हैं 15,000 एंड राजस्थान में 7,000 केसेज हैं। तो ये सभी कोरोना वायरस से संबंधित न्यूज़ थी। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्टार्ट होती है फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस। अमेरिका ने की भारत और चीन विवाद में मध्यस्थता की पेशकश। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि अमेरिका के ट्रंप साहब ने पहली बार कहा हो कि हम मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता में क्या होता है, अगर दो देशों के बीच में कोई भी मामला है तो कोई तीसरा देश उसको मध्यस्थता कर सुलझाता है। लेकिन इंडिया हमेशा मध्यस्थता के लिए हमेशा कभी तैयार नहीं हुआ। ट्रंप साहब ने पहले भी मध्यस्थता के लिए कहा था जब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर का मसला था, उस समय भी मध्यस्थता की बात की थी, लेकिन इंडिया ने ठुकरा दी थी। अभी भी मध्यस्थता का कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन हम ये देखेंगे कि ये इंडिया एंड चाइना में विवाद की जड़ क्या है। हम पहले भी 2-3 दिन से देख रहे हैं, अगेन हम इसका डिस्कशन करेंगे। यहां पर आप सेम वही न्यूज आज फिर से आई है। देखो, अगर आपने पेपर को लगभग 15 से 20 दिन अगर पढ़ लिया लगातार मिस कंटिन्यू, तो फिर न्यूज रिपीटेशन होता रहता है, आपको खुद को मजा आने लगेगा। यहां पर हमने देखा था कि अक्साई चीन यहां पर एंड जो कश्मीर से लगा हुआ है एंड यहां पर जो चाइना है, चाइना अरुणाचल प्रदेश के कुछ भाग को अपना तिब्बत का दक्षिणी भाग बताता है। तो यहां पर याद रखना कि अक्साई जो चीन है इस पे कंट्रोल किसका है, चाइना का, जबकि इंडिया कहता है कि ये मेरा पार्ट है। साथ में अरुणाचल प्रदेश का कुछ ऊपरी पार्ट जो नॉर्थ पार्ट है उसको बताता है तिब्बत का साउथ पार्ट। मीन्स तिब्बत जो है चाइना का, उसका साउथ वाला पार्ट बताता है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग मेरा है। तो ये दोनों मामलों में लेकर साथ में अभी प्रेजेंट में देखेंगे सिक्किम में और भूटान का जो डोकलाम विवाद है वो भी हम देखेंगे। साथ में लद्दाख में प्रेजेंट टाइम में गतिरोध हो रखा है दोनों देश के बीच में, वो भी हम देखेंगे। तो हम पहले देखेंगे कि हाल ही में गतिरोध कहाँ कहाँ चल रहा है दोनों देश के बीच में। तो ये है फर्स्ट मैप। यहाँ पर नेपाल, यहाँ भूटान और ये है हमारा सिक्किम वाला एरिया यहाँ है। ये जो एरिया है सिक्किम, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड ब्लैक जो मैंने कर रखा है, यहाँ पर है नाकुला। यहाँ पर क्या है, नाकुला। जो नाकुला एरिया है वहाँ पर क्या है, गतिरोध हो रखा है। यहाँ पर चाइनीज आर्मी यहाँ से तिब्बत की यहाँ से आकर यहाँ पर टेंट वगैरह लगा रही है और यहाँ पर कई तरह के उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लिया है। इसलिए दोनों आर्मीज के बीच में यहाँ पर क्या है, फेस ऑफ मींस गतिरोध। हमने पहले भी देखा था कि ये कब होता है, जब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह परिभाषित ना हो और उसका कुछ पार्ट ओवरलैप हो। तो इस ओवरलैपिंग पार्ट में चाइना की आर्मी भी आ जाती है, इंडिया की आर्मी भी आ जाती है और कोई भी आर्मी इस पर अपना दावा नहीं बता सकती। इसलिए जब दोनों में से कोई भी दावा बताने लगती है कि ये हमारा, तो दोनों के बीच में क्या होता है, झड़प होने लगती है। सेकेंड जो मामला था, हमने देखा था कि लद्दाख, पूर्वी लद्दाख जो है वहां पर भी फेस ऑफ चल रहा है दोनों आर्मीज के बीच में। इसमें हमने कल भी बात की थी कि अगर पूर्वी लद्दाख की बात करें तो ये क्या है, हमारा लद्दाख वाला पार्ट है। ये लद्दाख नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो ये क्या है, पूर्वी लद्दाख, उत्तर, दक्षिण, पूर्व एंड पश्चिम। तो पूर्व वाली लद्दाख में हमने कहा कि यहाँ पर एक है पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग लेक मीन्स पेंगोंग झील, एक है गोलन वैली, गोलन घाटी। तो गोलन घाटी एंड पेंगोंग लेक दोनों जगह क्या है, फेस ऑफ हो रखा है। क्योंकि यहाँ पर रीजन क्या है, इंडिया बताता है कि ये मेरा पूरा पार्ट है, अक्साई चीन, ये अक्साई चीन है।
यहाँ पर ये रोड बना ली है किसने, चाइना ने। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये क्या है, एलएसी, जो रेड लाइन है वो एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और यहाँ पर पहले 1962 में चाइना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन अब यहाँ एलएसी यहाँ तक आ गई है। और ये व्हाइट जो कलर की लाइन है ये अंग्रेजों द्वारा निर्धारित की गई थी कि इंडिया और चाइना के बीच में बाउंड्री कहाँ होगी। लेकिन प्रेजेंट में ना तो ये बाउंड्री है ना ये बाउंड्री है दोनों देशों के बीच में, प्रेजेंट में ये बाउंड्री है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पूरी तरह डीमार्केटेड नहीं है, मीन्स पूरी तरह निर्धारित नहीं है, इसमें ओवरलैपिंग पार्ट है। इसलिए कई बार यहाँ से चाइना की आर्मी गोलन घाटी से इंडिया में एंटर कर गई। यहाँ पर फेस ऑफ है दोनों आर्मी में, इंडिया आर्मी कहती है कि आप दूर जाओ, यहाँ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से इधर जाओ आप, जबकि दोनों देशों में इसलिए फेस ऑफ होता है। यहाँ पर जो पेंगोंग लेक है, यहाँ पर भी ये जो अगर सही में देखें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अनुसार इतना होना चाहिए, लेकिन चाइनीज आर्मी यहाँ पर भी आगे आ जाती है और बोलती कि हमारा पार्ट है। तो पेंगोंग लेक, गोलन घाटी, यहाँ पर दोनों जगह क्या है, फेस ऑफ चल रहा है, मिस गतिरोध चल रहा है। तो ये थोड़ा सा याद रखना कि ब्रिटिश लाइन कौन सी थी, इंडिया कौन सी लाइन पर क्लेम कर रहा है। सिंजियांग तिब्बत रोड बिल्ड कर ली है चाइना ने यहाँ पर, एंड चाइना ने कौन सा कब्जा कहाँ पर किया था, अक्साई चीन। यहां पर एक सेकंड है, डोकलाम विवाद के बारे में बात की गई। डोकलाम विवाद हमको कल भी देखा था हमने कि डोकलाम विवाद क्या है, भूटान का पार्ट है डोकलाम। डोकलाम एक प्लेट्यू है, एक पठार है। यहां पर एक ट्राई जंक्शन, ट्राई जंक्शन क्या होता है, जब तीन देशों के बीच में रहे, यहां तिब्बत, यहां भूटान और सिक्किम, ये नाथुला पास है यहां पर सिक्किम का, हमने इधर देखा था कौन सा, नाकुला। यहां पर ये ट्राई जंक्शन है, ये पूरा जो पार्ट है ये है डोकलाम। यहां पर क्या हुआ, चाइना की आर्मी यहां पर आकर डोकलाम में यहां पर सड़क का निर्माण करने लगी थी यहां पर। इससे नुकसान हो सकता है किसको, इंडिया को, क्योंकि इंडिया का हमने कल भी देखा था कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, हमने कल देखा था कि अगेन आज थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। अगर यहां पर जस्ट एग्जांपल देखें, हम मैप से देखें तो यहां पर हमारा सिक्किम है, ये भूटान है, यहां पर क्या था, डोकलाम। तो डोकलाम में अगर चाइनीज आर्मी पहुंच जाती है तो हमारा यहाँ पर जो केवल जुड़ने वाला रास्ता नॉर्थ ईस्ट से, यहाँ पर ये जो रास्ता है, इसको, ये जो रास्ता आपको दिख रहा है, ये वाला जुड़ने वाला, यहाँ पर, यहाँ से हम केवल नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारे पास ये रास्ता है। अगर चाइना यहाँ पर आ जाता है इस जगह, तो चाइना क्या करेगा, कभी भी जब युद्ध होगा तो इस रास्ते को क्या कर सकता है, रोक सकता है। इसलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट से क्या कनेक्टिविटी रुक जाएगी। तो इसको बोलते हैं हम, हमारा ये जो मुर्गी का पूरा पेट है, ये मुर्गी का क्या है, सिर है, और ये गर्दन है। तो गर्दन पर अगर वार कर दिया जाएगा तो पूरा देश क्या मारा जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं चिकन नेक, और इसी को बोलते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर। सिलीगुड़ी कहाँ का डिस्ट्रिक्ट है, वेस्ट बंगाल का। इसलिए अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास अगर डोकलाम में चाइना की प्रेजेंस होती है, चाइना उपस्थित होता है, तो हमारे लिए नुकसानदायक है। इसीलिए हम डोकलाम में चाइना की प्रेजेंस नहीं होने देना चाह रहे हैं। और डोकलाम जो एरिया है, डोकलाम एरिया प्रेजेंट में किसका है, भूटान का। लेकिन इस पर चाइना भी अपना क्या बताता है, अधिकार। चाइना भी डोकलाम रीजन पर अपना अधिकार बताता है इस पर। इसलिए यहाँ पर सड़क निर्माण की कोशिश कर रहा था, आर्मी अंदर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इंडियन आर्मी ने रोक दिया। और प्रेजेंट में डोकलाम भूटान का रीजन है, भूटान को सुरक्षा दे रहा है इंडिया इस रीजन में। तो याद रखना, ये सारा कंप्लीट आज के बारे में था। काला पानी लिपुलेख, ये भी हम देखेंगे यहाँ पर कि काला पानी लिपुलेख के बारे में भी अगेन बात आई है कि काला पानी लिपुलेख को लेकर पेज नंबर 1 पर, इसका पेज नंबर 1 जो है, इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे काला पानी को पेज नंबर 3 पर। तो आप यहाँ पर टेंशन मत लेना, पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 पर हमने टिड्डी जो थी, टिड्डी यहाँ पर मानसून के कारण काबू पाना जरूरी, मानसून से पहले। तो ये इस टाइप का एक जीव रहता है जिसको गांव में राम जी का घोड़ा भी बोलते हैं। खरीफ फसलों को बचाने के लिए टिड्डे दलों का होगा सफाया। अब यहाँ पर कई जगह जो बातें लिखी हुई है वो आप याद रखना। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन, ये जोधपुर में स्थित है। ये लोकस्ट में जो टिड्डियाँ आती हैं उनकी बारे में बताता है। यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि इथोपिया हॉर्न ऑफ अफ्रीका से स्टार्ट होती है, सऊदी अरबिया, यमन से एंटर करते हुए ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। फिर ये इंडिया के जो वेस्टर्न पार्ट है, चाहे वो हमारा राजस्थान हो, चाहे एमपी हो, चाहे गुजरात हो, वहाँ पर ये अटैक करती है। यहाँ पर अटैक करने के बाद ये कई और राज्यों में यूपी तक आ गई है। और यहाँ पर ये क्या करती है, जो अफ्रीका प्रांत है, यहाँ पर ये निर्जीव रूप में रहती है। मीन्स यहाँ पर ये डोरमेंट स्टेज बिताती है।
जैसे ही थोड़ी सक्रिय होती है, बारिश स्टार्ट होती है, बारिश स्टार्ट होने से पहले इंडिया में आ जाती है और बारिश के समय खूब प्रजनन करती है इंडिया में, अपनी संतति बढ़ाती है और बारिश के समय फसलों को सपाचट कर खा पी कर वापस लौट जाती है यहाँ पर। तो ये हर साल का एक इसका क्या है, टाइम पीरियड आने जाने का। पेज नंबर 2 पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किस लिए? यहाँ पर हमने पहले ही देख लिया चाइना के क्या क्या मामला है। हम ये देखेंगे कि यहाँ पर नेपाल जो था, नेपाल ने नक्शे का संशोधन पर विधान जो सुधार चर्चा टली। तो यहाँ पर नेपाल का नक्शे में क्या क्या संशोधन हो रहा था, नेपाल ने क्या किया है, हम पहले भी देख चुके हैं कि नेपाल, यहाँ इंडिया, यहाँ चाइना। नेपाल अगर चाइना की बाउंड्री देखें तो ये यहाँ से लेकर यहाँ चाइना वाला पार्ट है, यहाँ पर ये इंडिया वाला पार्ट है और ये नेपाल वाला। तो इंडिया ने क्या किया हाल ही में, इंडिया ने यहाँ से धारचूला जो डिस्ट्रिक्ट है किसका, नेपाल का, वेस्टर्न जो डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से होते हुए एक सड़क मार्ग हमने बनाया है। यहाँ से होते हुए सड़क मार्ग हमने सीधा पहुँचा दिया है कैलाश मानसरोवर, लिपुलेख पास होते हुए। तो यहाँ पर जो धारचूला से हमने स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर ये जो रीजन है ये कालापानी रीजन है। इसको अपना बताता है कौन, नेपाल। नेपाल लिपुलेख पास और कालापानी रीजन को अपना बताता है। इसीलिए यहाँ से जब सड़क मार्ग अपने बना दिया तो इसको क्या हुआ, प्रॉब्लम हुई। जबकि प्रेजेंट में जो कालापानी रीजन है वो हमारे पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, उसका पार्ट है। लेकिन इस वाले पार्ट को अपना बताता है कौन, चाइना, सॉरी नेपाल। अब यहाँ देखते हैं एक बार मैप में कि यहाँ पर जो धारचूला डिस्ट्रिक्ट है वेस्टर्न, नेपाल ही पूरा है, नेपाल का जो वेस्टर्न जिला है ये धारचूला डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स पूर्वी जो पश्चिमी जिला है। इसके बारे में नेपाल कहता है कि इसकी बाउंड्री यहाँ से समाप्त नहीं होकर ये यहाँ तक जाती है, मीन्स जो कालापानी रीजन प्रेजेंट में इंडिया के पास है ये उसका पार्ट है, इसको भी अपना बताता है। साथ में इसका जो नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ वाला जो रीजन है, सबसे लास्ट नॉर्थ वाला रीजन कालापानी का, वो है लिम्पी यदुरा। तो नेपाल का कहना है कि लिम्पी यदुरा, लिपुलेख पास एंड धारचूला डिस्ट्रिक्ट का ये पार्ट है कालापानी। तो कालापानी, लिम्पी यदुरा एंड लिपुलेख पास तीनों मेरे हैं, ये नेपाल का दावा है। इसी को लेकर इसने मैप बनाया था, उसी को लेकर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, यहाँ पर कोई भी हमारे यूपीएससी लाइक और स्टेट पीसीएस लाइक न्यूज़ नहीं है। पेज नंबर 7 पर प्लीज थोड़ा सा याद रखना कि भारतीय सेवा की ताकत बढ़ाएगा तेजस विमान। तेजस विमान जो है वो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, याद रखना, हल्का लड़ाकू विमान है। क्या है? हल्का लड़ाकू विमान, इसका हिंदी है। यहाँ इतना सा याद रखना, ये स्वदेशी है, ये क्या है, स्वदेशी। और फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस के नाम से होने वाले इस कार्यक्रम को बुलेट नाम दिया गया है। तो इसको किस नाम से पुकारा गया है, बुलेट। बस इतना सा याद रखना। इसको बनाया किसने है, थोड़ा सा ये याद रखना। तेजस को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और HLA, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन दोनों ने मिलकर बनाया है। तो सिर्फ तेजस के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि तेजस हमारे इंक्लूड किया गया है। पेज नंबर 8 जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चुनौतियों को अवसर में बदलते योगी। तो यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो काम की बातें हैं वो क्या है कि योगी साहब ने क्या किया है। योगी साहब ने इसमें जो मेन पॉइंट है उनको हम देखेंगे। योगी साहब ने एक काम किया कि गांधी की जो थॉट थी कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाओ, उसको ये आगे बढ़ा रहे हैं। सेकंड, श्रम कानूनों में सुधार कर रहे हैं। श्रम कानूनों को 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मीन्स अब जो कंपनियां श्रम कानूनों के दायरे में आती थी वो अब नहीं आएगी। श्रम कानूनों के कारण कई बार उनको प्रॉब्लम होती थी, तो श्रम कानूनों को सब सस्पेंड कर दिया गया है। इस कारण कई कंपनियां अब यहाँ पर निवेश करेगी यूपी में। इससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा। साथ ही में यहाँ पर इस आर्टिकल में कहा गया है कि हमारा लगभग 1/3 जो पॉपुलेशन है, 1/3 वो क्या है, प्रवासी मजदूर की तरह काम करती है। मीन्स एक राज्य से दूसरे राज्य में काम करते हैं जाकर प्रवासी मजदूर। तो हमारी जनसंख्या का 1/3 लगभग 33% के आसपास क्या है, लोग प्रवासी मजदूर की तरह काम करते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड और आया है, रिवर्स माइग्रेशन। जनरली माइग्रेशन कहाँ होता है, विलेज से सिटी की तरफ, लेकिन अभी क्या हो रहा है, सिटी से विलेज की तरफ माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। सब लोग अपने घर लौट रहे हैं। और यहाँ पर एक और बात आई है कि ये रू अर्बन मिशन जो है उसको बढ़ावा दे रहे हैं। तो रू अर्बन मिशन क्या है उसको हम देखेंगे। देखो, रू अर्बन मिशन किससे बना हुआ है, रू रबन, ये 6 वर्ड से बना हुआ है, RURBAN। तो इसमें 2 वर्ड को मिलाया गया है, रूरल, रूरल प्लस अर्बन। रूरल का मतलब हमें पता है कि ये ग्रामीण होता है और अर्बन का मतलब होता है हमें ये क्या होता है, शहरी।
तो रूअर मीन्स आर यू आर का क्या ले लिया, रूरल का आर यू आर ले लिए, और अर्बन का हम लास्ट के 3 वर्ड ले लिए बन। तो रूरल प्लस अर्बन दोनों को यहां पर जोड़ दिया। ऐसी सुविधाएं गांव में जिसमें गांव की आत्मा बरकरार रहे, साथ में वह सुविधा शहरों की जैसी दे दें। अभी हम देखते हैं रूरल अर्बन मिशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है। रू अर्बन मिशन, ठीक है, राष्ट्रीय रू अर्बन मिशन, इसमें क्या है, इस विजन का अनुपालन किया गया है कि अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से समझौता किए बिना समता और समावेशन पर जोर देते हुए ग्रामीण जनजीवन के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए गांव के क्लस्टर का रूरबन गांव के रूप में विकसित करना। रूअर्बन गांव मतलब मीन्स कई गांवों को एक क्लस्टर के रूप में, शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, और वहां पर जो सुविधाएं शहरों में दी जाती है, चाहे वो पेयजल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे रोड हो, चाहे उद्योग हो, वो सभी गांवों में प्रोवाइड करना क्या है इस मिशन का उद्देश्य। राष्ट्रीय रूअर्बन उद्देश्य क्या है, स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रू अर्बन क्लस्टरों का सृजन करना। इस मिशन के परिणाम क्या क्या होंगे, ग्रामीण शहरी जो अंतर है, चाहे आर्थिक हो, चाहे प्रौद्योगिक हो, चाहे सुविधाओं को लेकर, चाहे सेवाओं को, इस अंतर को समाप्त करना। आपने देखा होगा इंडिया में शहरों में ज्यादा सुविधाएं मिली हुई है, गांवों में कम, इस अंतर को कैसे समाप्त किया जाए, यह हमारा काम है इस मिशन का। सेकंड है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को उपशमन मीन्स कम करने पर बल देना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहन, क्षेत्र में विकास का प्रसार और ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश कैसे आकर्षित हो। आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से क्रियाकलाप शामिल किए जाएंगे इसमें। आर्थिक क्रियाकलापों संबंधित कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, कृषि प्रसंस्करण मीन्स कृषि के जो उद्योग लगाएंगे, कृषि सेवा भंडारण, वेयर हाउसिंग जहां स्टोरेज किया जाएगा, साजो सामान से पूरी तरह लेस मोबाइल हेल्थ यूनिट, जो मोबाइल हेल्थ यूनिट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह गाड़ी से चलने वाली जो सुविधाएं हैं, विद्यालय और उच्च शिक्षाओं का उन्नयन, स्वच्छता, पाइप के जरिए जल आपूर्ति, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी ठोस पदार्थ निकलते हैं या अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका प्रबंधन करना, ग्रामीण की नालियां, स्ट्रीट लाइट, गांवों के बीच सड़क प्रबंधन, सार्वजनिक वित्त जो परिवहन है, एलपीजी गैस कलेक्शन, डिजिटल साक्षरता और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराना मीन्स ई ग्राम कनेक्टिविटी, सिटीजन सर्विस सेंटर, ये सभी रू अर्बन मिशन के तहत लाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रू अर्बन मिशन क्या है। पेज नंबर 8 पर ही यहां आर्थिक परेशानियों का कठिन दौर, यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं इस आर्टिकल में आपको क्या क्या याद रखना है कि जीडीपी को 2020-21 के लिए अनुमान किया गया है कि जीडीपी हमारी क्या होगी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके अनुसार नेगेटिव में जाएगी। तो नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है, अगर पिछली साल हमारी जीडीपी 100 रुपये थी, अगर किसी साल 110 रुपये की हो जाती है तो 10% की हमने ग्रोथ रेट क्या किया है, अचीव किया है। लेकिन सोचो अगर जीडीपी आज 100 रुपये की है, अगर वो 90 रुपीज की हो जाती है आने वाले साल में, तो 10% माइनस की ग्रोथ रेट मीन्स यहां पर हमारी ग्रोथ रेट क्या हो गई, सिकुड़ गई। तो इसको समझना कि ये जो सिकुड़ना बोल रहे हैं यहां पर, उसका मतलब नेगेटिव में ग्रोथ रेट जाना मीन्स जो पहले ज्यादा था पैसा वो क्या हो गया, कम, अब 90 रुपीज हो गया। तो जितना परसेंट ग्रोथ रेट नेगेटिव में या सिकुड़ेगी उतनी हमारा ये पैसा यहां पर उतना परसेंट कम हो जाएगा। यहां पर इन्होंने कहा स्लो डाउन, तो जो इकोनॉमी है उससे संबंधित कई बातें आती है, जो मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए वो समझना यहां पर क्या क्या है। जब इकोनॉमी में हम पढ़ते हैं कई बार, तो एक बार आता स्लो डाउन, एक कंट्रक्शन, एक रिसेशन, एक डिप्रेशन और एक मेल्ट डाउन। ये 5 टर्मिनोलॉजी हमेशा काम आती है। एक है स्टैगफ्लेशन, ये भी टर्मिनोलॉजी कई बार काम आती है। इन टर्मिनोलॉजी का आप हमेशा इंग्लिश में याद रखना, कई बार 2 टर्मिनोलॉजी को सेम हिंदी में एक ही नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए बेहतर है आप इंग्लिश याद रखो। यहां पर क्या होता है स्लो डाउन में कि यहां जीडीपी बढ़ती है, क्या बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है मीन्स जीडीपी 100 रुपए से कहां हो गई, तो 110 रुपए मीन्स पिछली साल 10% से बढ़ी जीडीपी। फिर अगली साल क्या हुआ, 110 से पहुंच गई 115। तो यहां पर अब क्या हुआ कि जो जीडीपी है उसकी दर क्या हो गई, जो 10% थी तो 10% बढ़कर अब यहां 10% नहीं रही। तो किसी साल सोच लो कि एक 100 रुपए की जीडीपी, जस्ट टेक एग्जांपल, 100 रुपए की जीडीपी अगर 110 की हो जाती है तो 10% की ग्रोथ रेट, किसी साल 100 रुपए की जीडीपी केवल 100 रुपए से कितनी पहुंची, 5%। तो ये 10% से जो 5% पर आ गई, इट मीन्स जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो क्या होगी, कम, लेकिन बढ़ तो रही है।
लेकिन बढ़ तो रही है। तो स्लो डाउन क्या होता है, जीडीपी तो बढ़े लेकिन जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो जाए, कम। तो याद रखना स्लो डाउन में क्या होता है, जीडीपी तो बढ़ती है लेकिन जो ग्रोथ रेट है धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो इसे क्या बोलते हैं, यहां पर नेगेटिव नहीं है तो याद रखना इसको बोलते हैं क्या, जीडीपी स्लो डाउन। एक होता है कॉन्ट्रैक्शन मींस संकुचन। इसमें क्या होता है, वित्तीय वर्ष के किसी तिमाही में पहली बार जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए। मींस हमने पहले ही देखा था कि 100 रुपए की जगह 90 रुपीज हो जाए तो ये नेगेटिव में चलेगी 10%। तो अब नेगेटिव हो गई तो पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये तिमाही क्या होती है। हमारे जीडीपी को जब भी कैलकुलेट करते हैं तो 4 क्वार्टर होते हैं, उसमें हर एक क्वार्टर को हम एक तिमाही बोलते हैं। मींस अप्रैल से जून एक तिमाही, जुलाई से सितंबर एक तिमाही, अक्टूबर से दिसंबर एक तिमाही और जनवरी से मार्च तक एक तिमाही। मींस 1 जनवरी से 31 मार्च। प्रत्येक तिमाही में हम देखते हैं कि हमारे जीडीपी पॉजिटिव में है नेगेटिव। अगर किसी भी एक तिमाही में अगर यहाँ पर जीडीपी नेगेटिव में आ गई पहली बार तो इसे बोलेंगे कंट्रक्शन। अगर दो तिमाही, अगर लगातार 2 तिमाही में ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाए तो इसे हम बोलते हैं रिसेशन। डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन तो हो ही मीन्स लगातार नेगेटिव में तो चली रही है, साथ में डिफ्लेशन मीन्स वस्तु की कीमत भी गिर गई और इससे बेरोजगारी बढ़ेगी तो ये है डिप्रेशन। ये हमारी जीडीपी के लिए क्या है, खतरनाक। मेल्ट डाउन में क्या होता है, वित्त बाजार तेजी से गिरना, जो शेयर मार्केट है वो बहुत तेजी से जो गिर जाते हैं उसे बोलते हैं मेल्ट डाउन। अब यहां पर देखेंगे कैसे ये ग्राफ, यहां पर देखना अगर एक तरफ हम ले जीडीपी की ग्रोथ और एक तरफ ले हम टाइम, तो जीडीपी ग्रोथ अब धीरे धीरे बढ़ रही है और धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो ये क्या, स्लो डाउन। जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन गति कम हो गई। एक समय क्या हुआ, जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव में स्टार्ट हो गई, इसको क्या कहेंगे, रिसेशन। रिसेशन और कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन यहां पर जो प्राइस है वस्तुओं के वो कम नहीं हो रहे, प्राइस भी बढ़ रहे हैं। लेकिन एक समय आया कि जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव हो गई और प्राइस भी घट गए। तो यहां पर जब दोनों एक साथ सिचुएशन हो कि जीडीपी की ग्रोथ रेट नेगेटिव साथ में प्राइस भी कम हो गए तो इस कंडीशन को कहेंगे डिप्रेशन। मींस यहां पर क्या हो रहा है, जीडीपी भी कम हो रही है और प्राइस भी कम हो रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, रिसेशन में यहां पर मद्दी है, मींस यहां पर प्राइजेस क्या हो रहा है, कम तो नहीं हो रहा लेकिन जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या है, नेगेटिव। तो इसको याद रखना आपके, डिप्रेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, स्लो डाउन क्या होता है, कंट्रक्शन क्या होता है, मेल्ट डाउन क्या होता है। हाल ही में गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज जारी किया है। बार बार आता है कि वित्तीय उत्प्रेरक, आर्थिक उत्प्रेरक, उसमें 2 चीजें आती है याद रखना, एक होती है मौद्रिक नीति, एक राजकोषीय नीति। मौद्रिक नीति को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी, जो आरबीआई लागू करती है, जिसमें ब्याज दरें कम कर देती है और रेपो रेट कम कर देती है और तरलता बढ़ाने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत वो क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद लेती है। राजकोषीय नीति, और ये स्टिमुलस लागू कब करते हैं, जब स्लो डाउन आ जाए, रिसेशन आ जाए या डिप्रेशन आ जाए इकोनॉमी में। राजकोषीय नीति में क्या करती है गवर्नमेंट, जैसे आपने देखा होगा मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, सरकारी खर्च को बढ़ा रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। कर में कटौती की है, करों में कटौती की है और निवेश के लिए सब्सिडी दे रही है। किसानों को 5 लाख के ट्रैक्टर पर 1 लाख की जैसे सब्सिडी देना, तो ये क्या है, सब्सिडी देना। तो इस टाइप से अब याद रखना, एक आता बेल आउट पैकेज जो किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लिए दिया जाता है, और एक होता है इकोनॉमिक स्टिमुलस जो पूरी इकोनॉमी के लिए रहता है। तो ये याद रखना कि स्टिमुलस क्या होता है, इकोनॉमिक स्टिमुलस, जिसमें मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों को शामिल किया जाता है। यहां पर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है ये याद रखना, यहां पर क्या है कि इन्होंने तकनीकी निभा रही कारगर भूमिका, इसमें ई लर्निंग की बात की गई। ई लर्निंग मीन्स जो हम नेट से डायरेक्टली चीजें देखकर सीखते हैं उसे बोलते हैं ई लर्निंग। तो इतना सा याद रखना, डिजिटलीकरण क्या होता है कि डिजिटाइज कर देना सभी को। जैसे हम डिजिटलीकरण से किसी भी गैस को बुक करवा लेना, टिकट बुक करवा लेना, ई लर्निंग सीखना, ये क्या है, डिजिटलीकरण। यहां पर एक आया है आरोग्य सेतु ऐप। तो आरोग्य सेतु ऐप के बारे में यहां जिक्र किया गया है जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए। अब इसके बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप। किस लिए एक्ट किया गया था, टू ट्रैक कोविड इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है कोविड-19 के मिस कोरोना वायरस के, उनको पता लगाने के लिए। इसमें क्या होगा आरोग्य सेतु ऐप में कि इट विल अनेबल पीपल टू assess themselves the risk of their catching the कोरोना वायरस इन्फेक्शन। मीन्स लोगों को इस सक्षम बनाएगा ये कि उनकी कोरोना वायरस को इन्फेक्ट होने की कितनी संभावना है। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति आसपास कोरोना वायरस से संबंधित है, कभी पॉजिटिव रहा है और उसके पास आरोग्य सेतु ऐप है, तो आपका मोबाइल, अगर आपके मोबाइल में भी आरोग्य सेतु ऐप है तो कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी से, और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से,
और वो पता लगा लेगा कि आपका कितना % चांस है, आपके आसपास कितने लोग हैं जो कोरोना वायरस से ग्रसित हैं। यहां पर ये क्या करेगा, जब आपने आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में, तो क्या होगा कि वंस इंस्टॉल्ड स्मार्टफोन थ्रू इजी और यूजर फ्रेंडली, जब आपने इंस्टॉल कर लिया तो प्रोक्सिमिटी दैट फोन द ऐप कैन then calculate the risk of infection based on sophisticated parameters if anyone contact has test positive। कोई भी आसपास अगर टेस्ट पॉजिटिव रहा है तो उसका पता कर कर आपको बता देगा। इसमें जो डाटा है वो एनक्रिप्टेड है। जब ये आया था तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा घमासान मचा हुआ था कि ये हमारे डाटा को चोरी कर रहा है, ये डाटा को ख़राब कर सकता है, इससे हमारी प्राइवेसी जा सकती है, जबकि ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कहा है कि इसमें जो डाटा है वो आपका सुरक्षित है। ये 11 भाषाओं में पूरे इंडिया में अवेलेबल है। तो ये सभी बातें याद रखना। इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ये कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। पेज नंबर 9, ग्रामोदय से भारतो उदय। तो ग्रामोदय का मतलब क्या होता है? सभी जो भारत उदय मतलब भारत का विकास ग्राम उदय के द्वारा नहीं हो सकता। मिस ग्रामोदय के बिना भारत का उदय नहीं हो सकता। यहां इन्होंने जो बात बोली है उदारीकरण, इसमें उदारीकरण आया है। हमने पहले देखा था लिबरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी को दूसरी इकोनॉमी के लिए खोल देना, मिस निवेश को बढ़ाना, ये था उदारीकरण। भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण में सभी देश आपस में एक परिवार की तरह जुड़ जाना, चाहे लोगों का आवागमन हो चाहे व्यापार हो, इसे क्या बोलते हैं? भूमंडलीकरण, या इसको वैश्वीकरण भी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक सांसद आदर्श ग्राम योजना लेकर आई थी, जिसमें हर एक सांसद अपने क्षेत्र में एक गांव को चुनेगा और उसे क्या बनाएगा? विकसित बनाएगा। उसमें जो जो सुविधाएं, चाहे पेयजल, सड़कें, ग्रामीण विकास से संबंधित जितने भी बातें हैं, उन सभी को बढ़ावा देने का काम करेगा। हमारी जो इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर पॉइंट लिखा हुआ है कि 66% जो हमारी पॉपुलेशन है वो क्या है? ग्रामीण है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमको क्या करना चाहिए? मोदीनोमिक्स। यहां पर गांधीनोमिक्स की बात की गई है। गांधीनोमिक्स पर ध्यान देना चाहिए। मीन्स हमारे गांव को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे आवास हो, चाहे वो हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य की सेवाएं हो। हम जैसे रोजगार के लिए शहरों में जाते हैं तो ये सभी हमको जाने की जरूरत ना पड़े। और गाँव में हमको बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने की जरूरत है, चाहे वो सड़कें हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे अच्छे हॉस्पिटल हो, उन सभी को हमको यहाँ बढ़ाने की जरूरत है। यहाँ पर एक पॉइंट आप याद रखना, आसान नहीं है ऑनलाइन शिक्षा की राह। इसमें क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं? अब जब भी आप हमारे हाथ में मोबाइल है तो एक तो हमको डाटा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, एक हमारे को अच्छा कनेक्टिविटी चाहिए। साथ में कई लोग इसके साथ उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब पढ़ाई लिखाई कम रहती है तो अब ऐसा नहीं हो सकता। इसके बारे में जानने के लिए अच्छा आपके पास क्या होनी चाहिए? थोड़ी शिक्षा होनी चाहिए। तो ये सब जब प्रॉब्लम्स रहेगी तो ऑनलाइन शिक्षा उतनी आसान सब बच्चों के लिए नहीं हो सकती। तो ये आप याद रखना। पेज नंबर 11, यहां पर केवल और केवल जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो G7 देश है, चीन से विस्थापित। ये हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहां पर पेज नंबर 11 पर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है G7 देश। तो सभी देशों की व्यक्तिगत मौजूदगी चाहते हैं ट्रंप। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है कि G7 देश में कौन कौन से देश है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान एंड कनाडा। ये 7 देश है। पहले G8 के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसको रसिया को इससे बाहर कर दिया गया है, क्योंकि रसिया ने यूक्रेन था उससे क्रीमिया को छीन लिया था। उसके बाद इसको हटा दिया गया, बाहर कर दिया गया। अब पेज नंबर जो 12 है, यहां पर हमारे लिए स्पोर्ट्स से संबंधित कोई न्यूज़ हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएच के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेज नंबर 11 पर टिड्डियां, मीन्स जो टिड्डी दल है उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र में घुस गई है। टिड्डी का हमने देखा था कि कहां से आती है और कैसे इससे बचाव किया जा सकता है। 2-3 दिन से हम इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं। पेज नंबर 14, यह हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। केवल इसमें याद रखना वीडी सावरकर, इनसे संबंधित केवल एक याद रखना, एक क्रांतिकारी थे और इन्होंने एक संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बात आप याद रखोगे। हिंदू महासागर के ये अध्यक्ष भी बने थे। 2 इसमें पॉइंट याद रखना, वीडी जो सावरकर थे उनके बारे में, विनायक दामोदर सावरकर। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।